Hello students, welcome to English Online. Today we are going to discuss the poem of 10th class, The Rime of the Ancient Mariner, written by Samuel Taylor Coleridge. ये एक्चुअली में एक लॉन्ग पोएम है जिसके 7 पार्ट्स हैं, लेकिन 10th क्लास सीबीएसई में इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही है। ये एक बैलेड है जो एक म्यूजिकल पोएम है जिसके साथ साथ स्टोरी भी चलती है। तो अब हम इस पोएम को देखते हैं। In this video, I am going to explain the first part of this poem. Let's start. It is an ancient mariner. ये स्टोरी किसकी है? एक एंशियंट मैरिनर की, एक ओल्ड सेलर की, एक बूढ़े नाविक की। एंड ही स्टॉप एट वन ऑफ थ्री। उस बूढ़े मैरिनर ने 3 में से एक को रोक लिया। वो 3 कौन थे? वेडिंग गेस्ट थे जो एक वेडिंग पर जा रहे थे। और वो जो बूढ़ा नाविक था उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो कैसा था हमें बताया जाता है। बाय थाई लॉन्ग ग्रे बियर्ड, उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। एंड ग्लिटरिंग आई, और उसकी आंखों में क्या थी? चमक थी, शाइनिंग थी। जब उसने रोका एक गेस्ट को, वेडिंग गेस्ट को, तो उसने आगे से पूछा, नाउ वेयर फोर स्टॉपेस्ट दो मी, तुमने मुझे किस लिए रोका? उसने आगे क्या कहा? द ब्राइड ग्रूम्स डोर आर ओपन वाइड। जो ब्राइड ग्रूम के डोर हैं, जहां पर मैंने वेडिंग के लिए जाना है, उनके जो डोर हैं वो खुले हुए हैं वेलकम के लिए। एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन, और मैं उनका क्लोज रिलेटिव हूं। किन मीन्स क्लोज रिलेटिव। द गेस्ट्स आर मेट, द फीस्ट इज सेट। उसने कहा जो गेस्ट है वहां इकट्ठा हो चुके हैं। एंड द फीस्ट इज सेट, जो खाना है वो लग चुका है। मेस्ट हियर, मेस्ट मीन्स मस्ट, हियर तुम सुन रहे होगे। द मैरी, खुशियों वाला, दिन मीन्स शोर शराबा। उस शादी वाले घर से तुम्हें खुशियों वाला शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा। He holds him with his skinny hand, लेकिन वो जो मैरिनर था उसने उसको पकड़े रखा अपने स्किनी, पतले पतले हाथों से। और उसने अपनी स्टोरी बतानी शुरू कर दी। और उसने क्या बोला? देयर वॉज ए शिप, उसने क्या बोला कि देयर वॉज ए शिप, एक शिप था। फोर्सफुली अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। तो जब उसने ये कहानी बतानी शुरू कर दी तो वेडिंग गेस्ट ने क्या कहा? होल्ड ऑफ, रुको। अनहैंड मी, मेरा हाथ छोड़ो। ग्रे बियर्ड लून, सफेद दाढ़ी वाले पागल, मेरे हाथ को छोड़ दो। एफ सून, जैसे ही उसने ये कहा उसी समय हिज हैंड, उसका जो हाथ था, ड्रॉप थी, उसने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। उसका उसने हाथ तो छोड़ दिया, लेकिन आगे स्टोरी कैसे चलती है? ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई, उसने उसको पकड़े रखा। कैसे पकड़े रखा? अपनी चमकती हुई आंखों से। मतलब उसे हिप्नोटाइज कर लिया, उसे स्पेल बाउंड कर दिया, जादू से बांध दिया और उसे रोके रखा। द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल, जो वेडिंग गेस्ट था बिल्कुल शांत हो गया, स्टिल हो गया। एंड लिसन्स, और उसने सुनना शुरू कर दिया उसकी स्टोरी को। लाइक ए 3 years चाइल्ड, जैसे 3 साल का इनोसेंट और इंटरेस्टेड चाइल्ड स्टोरी को सुनता है, उसने वैसे ही स्टोरी को सुनना स्टार्ट कर दिया। द मैरिनर हैथ हिज विल, इस तरीके से उस मैरिनर ने अपनी विल को पूरा कर लिया, अपनी इच्छा को पूरा किया। द वेडिंग गेस्ट सेट ऑन इट्स, तो वेडिंग गेस्ट था वो एक पत्थर पर बैठ गया। ही कैन नॉट चूज बट हियर, उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी स्टोरी सुनने के अलावा। बिकॉज ही वॉज स्पेल बाउंड बाय द ग्लिटरिंग आईज ऑफ द मैरिनर, वो मैरिनर की चमकती हुई आंखों से
बंध गया था, उस जादू से बंध गया था। ही वॉज हिप्नोटाइज, वो हिप्नोटाइज हो चुका था। एंड दस, और इस प्रकार बोलना स्टार्ट किया। स्पीक, स्पीक का मीन्स है यहाँ पे स्पोक, ऑन दैट एंशिएंट मैन, उस एंशिएंट मैन ने, उस बूढ़े मैरिनर ने बोलना स्टार्ट किया, उस चमकती हुई आंखों वाले मैरिनर ने, द ब्राइट आइड मैरिनर। तो अपनी आगे उसने स्टोरी कैसे बढ़ाई। द शिप वॉज चीयर्ड, द हार्बर क्लियर्ड। जो शिप था, जो उनका शिप था जिस पर वो यात्रा कर रहे थे, उसको चीयर किया गया, खुशी खुशी अलविदा किया गया। एंड द हार्बर, जहां पर वो शिप खड़े होते हैं, उस जगह को क्लियर कर दिया गया। मैरिली डिड वी ड्रॉप, उसने कहा जब हम निकले, तो मैरिली डिड वी ड्रॉप, खुशी खुशी हम वहां से निकले। बिलो द कर्व, हम एक चर्च के पास से निकले। बिलो द हिल, एक हिल के पास से निकले। बिलो द लाइट हाउस टॉप, और एक लाइट हाउस टॉप के पास से निकले। का मीन्स यहाँ पे क्या है, चर्च, एक चर्च के पास से निकले, एक हिल के पास से निकले, और लाइट हाउस टॉप के पास से निकले। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, जो सूरज था वो हमारी लेफ्ट साइड से निकला। आउट ऑफ द सी केम ही, जो सूरज था वो समुद्र में से निकला। तो उन्होंने क्यों कहा कि समुद्र में से निकला, बिकॉज देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड, हर तरफ पानी ही पानी था। तो जो सन था दैट सीम टू बी कमिंग आउट ऑफ द सी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पानी में से बाहर, समुद्र में से बाहर निकल रहा है। एंड ही शोन ब्राइट, जो सूरज था वो ब्राइटली शाइन कर रहा था। एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी, और राइट साइड में वो जाकर डूब गया। तो सूरज कौन सी साइड से निकला, लेफ्ट साइड से। तो सूरज कौन सी साइड से निकलता है, ईस्ट से। तो उनकी ईस्ट से निकला और राइट साइड में जाकर डूब गया। तो राइट उनके, डूबता सूरज किस तरफ है, वेस्ट की तरफ। तो राइट वेस्ट उनके किस तरफ थी, राइट साइड। तो इससे हमें ये पता चलता है जब सूरज हमारे लेफ्ट से निकलता है और राइट से डूब जाता है, तो हमारी डायरेक्शन किस तरफ होती है, साउथ की तरफ। तो उनका शिप किस तरफ जा रहा था, साउथ की तरफ जा रहा था। और सूरज के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है ही, तो उसको ये पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफाइड कर दिया है। तो वो साउथ की तरफ जा रहे थे। तो आगे स्टोरी कैसे कहते हैं, हायर एंड हायर एवरी डे टिल ओवर द मास्ट एट नून। जो सूरज था वो रोज हायर और हायर हो जाता था, और दोपहर को तो बिल्कुल मास्ट के ऊपर आ जाता था। मास्ट जो एक शिप के अंदर जो एक पिलर लगा होता है, पोल लगा होता है, उसे हम मास्ट बोलते हैं। तो जो सूरज था रोज हायर एंड हायर क्यों हो रहा था, क्योंकि वे इक्वेटर के बिल्कुल पास पहुंच रहे थे। द वेडिंग गेस्ट, जो वेडिंग गेस्ट था, हेयर बीट हिज ब्रेस्ट, उसने अपनी छाती पीटना स्टार्ट कर दिया। फॉर ही हर्ड, क्योंकि उसने क्या सुना, द लाउड बेसून्स, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी आवाज सुनी। उस वेडिंग वाले घर से जो आवाज आ रही थी, तो वो रेस्टलेस हो गया, और उस रेस्टलेसनेस में उसने अपने चेस्ट को पीटना स्टार्ट कर दिया। द ब्राइड हैथ पेस्ट इनटू द हॉल, जो दुल्हन थी वो हॉल में पहुंच चुकी थी। रेड एज ए रोज इज शी, उसको ऐसे रेड कहा गया है जैसे कि कोई रोज होता है, तो उसको रोज से कंपेयर किया गया है। ये एक सिमिली है क्योंकि एज का यूज किया गया है। तो वो दुल्हन कैसे थी, ऐसे रेड थी जैसे कि कोई रोज होता है। नोडिंग देयर हेड्स, और उसके सामने नोड कर रहे थे, हिला रहे थे अपने अपने हेड को। बिफोर हर गोज, जब वो जा रही थी दुल्हन, द मैरी मिनिस्टरलेसी, जो म्यूजिशियन थे वो अपने हेड को नोड कर रहे थे उसके सामने। द वेडिंग गेस्ट at his breast, yet he cannot choose but hear, and thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. तो अब हमें ये दोबारा बताया गया है कि जो वेडिंग गेस्ट था, he started beating his breast, उसने अपनी छाती पीटना स्टार्ट कर दिया, because he was unable to attend the marriage, क्योंकि वो मैरिज को नहीं अटेंड कर पा रहा था। as he was spellbound, क्योंकि वो जादू से बंधा हुआ था, by the glittering eyes of the mariner, mariner की चमकती हुई
आंखों से। तो मैरिनर ने अपनी स्टोरी आगे बढ़ाई और उसने क्या कहा, एंड नाउ द स्ट्रॉम ब्लास्ट केम। अब क्या हुआ, एक स्ट्रॉम ब्लास्ट, एक तूफान आ गया, एंड ही वाज टायरनस, और वो जो तूफान था बड़ा ही क्रूअल, हार्श, कठोर था और स्ट्रॉन्ग था, बड़ा ही तेज वो तूफान आया। ही स्ट्रक विद हिज ओवरटेकिंग विंग्स, उसने हमारे को स्ट्राइक किया, हमें पुश किया पीछे से। कैसे पुश किया, अपने ओवरटेकिंग विंग्स के साथ। ओवरटेकिंग विंग्स मींस, विंग्स तो किसके होते हैं, बर्ड के, लेकिन इसमें जो तूफान था उसे कंपेयर किया गया है बहुत ही बड़े बर्ड्स के साथ, जिसके बड़े बड़े क्या थे, विंग्स थे, पंख थे। उसने पीछे से शिप को पुश करना स्टार्ट कर दिया, एंड चेस्ड अस, और हमें चेस करके कहाँ ले गया, साउथ लगा, साउथ की तरफ ले गया। हम साउथ की तरफ तो जा ही रहे थे, लेकिन पीछे से उस जो तूफान था उसने ऐसे पीछे से पुश किया कि हम तेजी से साउथ की तरफ जाने लगे। जो वो पीछे से पुश कर रहा था तो उसका क्या परिणाम हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, विद स्लोपिंग मास्ट एंड डिपिंग प्रो। जो मास था, जो पोल था, उसका एक स्लोप बन गया आगे की तरफ, क्योंकि पीछे से जो तूफान था पुश कर रहा था, एंड डिपिंग प्रो। प्रो हम किसको बोलते हैं, द फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप। जो फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप था वो पानी में डिप होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पीछे से क्या था, प्रेशर था तूफान का। एज हु परस्यूड, तूफान ऐसा था जैसे कि कोई पीछा करता है, विद येल एंड ब्लो, तेज तेज चीखों के साथ, आवाज के साथ, स्टिल ट्रीट्स द शेडो ऑफ हिज फो। और फो किसको बोलते हैं, दुश्मन को। जैसे अपने कोई दुश्मन का पीछे से पीछा कर रहा हो और बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच चुका हो, उसकी शेडो तक पहुंच चुका हो। एंड फॉरवर्ड फॉरवर्ड बेंड्स हिज हेड, और क्या था, आगे की तरफ सिर झुकाकर, जैसे कि आगे की तरफ सिर झुकाकर कोई भाग रहा होता है और पीछे से कोई दुश्मन पकड़ रहा होता है, ऐसे ही हमारा जो शिप था आगे की तरफ झुका हुआ था। द शिप ड्रोव फास्ट, जो शिप था बड़ी तेजी से चल रहा था। लाउड रोड एंड ब्लास्ट, तेज तेज आवाजें भी आ रही थी तूफान की। एंड साउथवर्ड ए वी फ्लेड, और साउथ की तरफ कंटिन्यूसली, ए मींस कंटिन्यूसली, वी फ्लेड, हम जा रहे थे, तेजी से हम साउथ की तरफ जा रहे थे, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द स्टॉर्म। एंड नाउ देयर केम, और हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए, साउथ पोल में शायद पहुंच गए, बोथ मिस्ट एंड स्नो, जहां पे धुंध और बर्फ थी बहुत ज्यादा, हम वहां पर पहुंच गए। एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड, और वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, कोल्ड हो गई, ठंड हो गई। एंड आइस मास्ट हाई, और वो जो बर्फ थी कितनी हाई, जो मास जितनी, पोल जितनी हाई, वैसे बर्फ के टुकड़े केम फ्लोटिंग बाय, वो तैर तैर कर आने लगे, एज ग्रीन एज एमराल्ड, और जो वो बर्फ के टुकड़े थे ऐसे ग्रीन थे जैसे कि एमराल्ड होते हैं। एमराल्ड क्या होता है, प्रीशियस स्टोन होता है जो ग्रीन कलर का होता है। जो आइस है उसको ग्रीन कलर से कंपेयर किया गया, ग्रीन कलर का कहा गया है। उसका कारण शायद ये था कि जो आइसबर्ग थे वो कई बार समुद्र में क्या हो जाते हैं, अपसाइड डाउन हो जाते हैं, पलट जाते हैं, और जो नीचे जो समुद्र में जो एल्गी होती है वो बर्फ के साथ जमी हुई बीच में दिखाई देती है, तो वो ग्रीन कलर की होती है। तो जो बर्फ के टुकड़े थे वो ग्रीन कलर के थे, जो समुद्र के पास तैर कर आने लगे। एंड टू द ड्रिफ्ट द स्नोई क्लिफ्स, तो आगे हमें क्या बताया जाता है कि जो स्नोई क्लिफ्स थे, बर्फ की चट्टानों जैसे टुकड़े बड़े बड़े थे, वो ड्रिफ्ट होकर तैर कर आने लगे। डिड सेंड ए डिस्मल शीन, और वहां पे क्या हो गई, एक डिस्मल, एक उदासी वाली शीन, क्या होती है, चमक, एक उदासी वाली चमक वहां पर हो गई। वो उदासी वाली क्यों थी, क्योंकि नोर शेप्स ऑफ मेन नोर बीस्ट वी कैन, वहां ना तो हमें कोई मैन ना ही कोई बीस्ट नजर आया। मतलब वहां पे कोई भी लिविंग बीइंग उनको नजर नहीं आया। द आइस वॉज ऑल बिटवीन, हर तरफ क्या थी, बर्फ ही बर्फ थी। द आइस वॉज हियर, द आइस वॉज देयर, द आइस वॉज ऑल अराउंड,
बर्फ यहाँ थी, बर्फ वहां थी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इट क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड एंड रोर्ड एंड हाउल्ड। जब बर्फ क्रैक होती थी तो अलग अलग टाइप की आवाजें निकलती थी, क्योंकि वहां हर जगह खाली थी, और बीच में जब बर्फ टूटती थी तो वो ग्राउलिंग की, गुर्राने की, रोड दहाड़ने की, हाउलिंग की आवाज निकलती थी। अलग अलग तरीके की आवाजें ऐसे निकल रही थी, लाइक नॉइजेस इन ए साउंड, जैसे कि आवाज निकलती है अगर कोई सॉन्ग में हो, कोई अनकॉन्शियस हो, जब कोई बेहोश होता है तो उसमें से जिस तरीके की आवाजें निकलती हैं, वैसे बर्फ के टूटने से वैसी आवाजें निकल रही थी। तो उसी समय क्या हुआ, एट लेंथ डिड क्रॉस एन एल्बेट्रोस। थोड़ी दूरी से क्या क्रॉस हुई, वहां से क्या निकली, एक सी बर्ड, एल्बेट्रोस, जो एक बिग सी बर्ड होती है, एल्बेट्रोस वहां से फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए आई। थ्रू द फॉग इट केम, इसमें से निकलती हुई आई, फॉग, धुंध में से निकलती हुई आई। एज इट हैड बीन अ क्रिश्चियन सोल, कहते हैं ऐसे आई जैसे कि मानो वो क्राइस्ट की सोल हो, भगवान की आत्मा हो। उसे क्यों क्रिश्चियन सोल कहा गया, क्योंकि उन्होंने कोई भी लिविंग बीइंग नहीं देखा था, तो उनके लिए ये जो एल्बेट्रोस थी, साइन ऑफ सर्वाइवल थी, मतलब यहाँ पर भी कोई जिंदा रह सकता है। वी हेल्ड इट, हमने उसका वेलकम किया, उसे बुलाया, इन गॉड्स नेम, भगवान के नाम से, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा शगुन लेकर आई थी। इट एट, वो जो एल्बेट्रोस थी, उसने खाना खाया, इट नेवर हैड ईट, जो उसने आज तक नहीं खाया था, क्योंकि ये वाला खाना जो ओल्ड मैरिनर था और उसके जो को मैरिनर थे, उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने दिया एल्बेट्रोस को खाने के लिए। एंड राउंड इट फ्लू, और वो राउंड एंड राउंड क्या होती थी, शिप के आसपास उड़ती रहती थी, जो एल्बेट्रोस थी उड़ती थी। द आइस डिड स्प्लिट विद इट थंडर फिट, उसके आने से एक अच्छा शगुन हुआ, गुड ओमन क्या हुआ कि उसके आने से जो बर्फ थी वो स्प्लिट हो गई, दो भागों में टूट गई, विद ए थंडर फिट, एक तेज आवाज के साथ। द हेल्म्समैन, वो जो हेल्म्समैन था, वो जो शिप को चला रहा था, मेन जो शिप को चलाने वाला होता है, स्टीयर करके, स्टीयर अस थ्रू, जहां से वो बर्फ ने रास्ता बनाया था टूट कर, उसमें से बीच में से शिप निकाल कर वो ले गया। एंड ए गुड साउथ विंड, और जो गुड साउथ की विंड थी, स्प्रंग अप, अचानक चल पड़ी पीछे से, जो बिहाइंड, मतलब जो साउथ की हवा थी वो भी चलना स्टार्ट हो गई। द एल्बेट्रोस डिड फॉलो, जो एल्बेट्रोस थी वो शिप का पीछा करती थी, फॉलो करती थी। एंड एवरी डे, रोज आती थी, किस चीज के लिए, किन दो चीजों के लिए, फूड और प्ले, एक तो खाना खाने के लिए और मैरिनर के साथ खेलने के लिए। केम टू द मैरिनर्स होलो, आती थी जब मैरिनर्स से पुकारते थे, तब वो आया करती थी। इन मिस्ट और क्लाउड, ऑन मास्ट और श्राउड, चाहे मिस्ट हो, धुंध हो या क्लाउड हो, जो एल्बेट्रोस थी वो रोज आती रही। वो रोज आकर या तो मास्ट पर बैठ जाती थी, उस पोल पर बैठ जाती थी जो शिप में था, और श्राउड, और उसके साथ जो सेल बंधा हुआ होता है, कैनवस का कपड़ा बंधा हुआ होता है, उस पर आकर बैठ जाती थी। इट पर्च्ड, ये आकर बैठती थी। और वेस्पर नाइन, वेस्पर क्या होता है, जो इवनिंग प्रेयर टाइम होता है चर्च में, वो वेस्पर होता है, तो उसी समय आकर वो बैठती थी। नाइन मीन्स वो 9 डेज के लिए रोज आती रही। और ये भी गौर करने की बात है स्टूडेंट, जो पोएट है उसने 9 वर्ड या 3 वर्ड यूज किया है। किन्हीं चीजों को अगर बताया है तो वो 3 चीजें बताई हैं, या 9 नंबर बताया है, या 3 नंबर बताया है, क्योंकि 3 और 9 नंबर्स आर एसोसिएटेड विद सुपरनैचुरल पावर, तो सुपरनैचुरल टच देने के लिए 3 या 9 का यूज किया गया है। तो वो जो एल्बर्ट्रोस थी वो 9 डेज तक आती रही, वाइल्स ऑल द नाइट, कभी कभी वो पूरी रात आकर बैठी रहती थी। थ्रू फोक स्मोक व्हाइट, हालांकि जो फोक थी बहुत ज्यादा थी, उसका धुआं व्हाइट कलर का था, उस समय चमकता हुआ नजर आता था, ग्लिमर करता हुआ नजर आता था। व्हाइट मून शाइन, जो व्हाइट मून है शाइनिंग करता हुआ नजर आता था फोग में से। तो उस समय 9 दिनों तक वो जो एल्बर्ट्रोस थी
रोज आकर बैठती रही। तो इतनी बातें सुनने के बाद वो जो वेडिंग गेस्ट था वो भी स्टोरी में क्या हो गया, इंटरेस्टेड हो गया। तो उसने पूछा मैरिनर से, बल्कि मैरिनर को कहा, गॉड सेव थ्री, भगवान तुम्हें बचाए, एंशियंट मैरिनर, वो एंशियंट मैरिनर, फ्रॉम द फिंड्स, उन बुरी आत्माओं से तुम्हें भगवान बचाए, दैट प्लेग थी थस, जो तुम्हें इस तरह टॉर्मेंट कर रही थी, परेशान कर रही थी, यातनाएं दे रही थी, उनसे तुम्हें भगवान बचाए। वाई लुकस सो, उसने कहा कि वो मारिनर तुम इतने सीरियस क्यों दिखाई दे रहे हो, ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हो। तो आगे से मैरिनर ने क्या कहा, विद माई क्रॉस बो आई शॉट द एल्बेट्रॉस, मैंने अपने क्रॉस बो के साथ, एक छोटा तीर कमान होता है लेकिन पावरफुल होता है, उससे मैंने शॉट कर दिया, मार दिया उस एल्बेट्रॉस को, उस एल्बेट्रॉस को मैंने क्या कर दिया, मार दिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है पोएम का वो एंड होता है। प्लीज स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल and to click the like button. Thank you.